नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे साइंस पीवाई की सीरीज क्लास नंबर 30 में। और दोस्तों ये आज का आखिरी क्लास होगा। जो 1000 प्रश्नों का सीरीज चल रहा था वो कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसमें दोस्तों अगर कुछ क्वेश्चन बच गए होंगे उसको दोस्तों आगे फर्दर करा दिया जाएगा। कल से दो क्लासेस चलेंगी दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी और टेक्नीशियन के लिए दोस्तों क्लासेस चलेंगे। ऑलमोस्ट दोस्तों वो सभी के सभी क्लासेस रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले रहेंगी, क्योंकि दोस्तों रेलवे में साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है। और खासकर दोस्तों रेलवे ग्रुप डी और टेक्नीशियन में जैसे 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों ये सब बातें होंगी कल से। इसमें इस वीडियो में बात करते हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों सभी के सभी पीवाईक्यू पर आधारित हैं। और दोस्तों सभी के सभी प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पादप कोशिकाएं अपने अंदर की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने के उनका आकार बदल जाता है। मतलब दोस्तों किस परिणाम से, किसके कारण इनमें से जो पादप कोशिकाएं हैं उनके वो दोस्तों अपने आकार बदल देती हैं। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, एक होता है प्लाज्मोलिसिस, एक होता है प्लाज्मोलिसिस, एक होता है दोस्तों डी प्लाज्मोलिसिस, एक होता है डी प्लाज्मोलिसिस। याद रखिए दोस्तों, डी प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस को बोला जाता है दोस्तों जीव द्रव्य कुंचन है। जीव द्रव्य कुंचन जीव द्रव्य कुंचन क्या करते हैं दोस्तों, ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो दोस्तों अपने अंदर से पानी को बाहर कर देती हैं। पानी को दोस्तों बाहर कर देती हैं, जिसके कारण पानी को बाहर कर देती हैं, जिसके कारण इनके अंदर दोस्तों सिकुड़न आ जाता है। मतलब पानी अगर निकल जाएगा तो सिकुड़ कर थोड़ा छोटा हो जाती है, उसको बोला जाता है जीव द्रव्य कुंचन प्लाज्मोलिसिस। और डी प्लाज्मोलिसिस इसका उल्टा होता है दोस्तों। जैसे ऐसी कोशिकाएं जिसके अंदर दोस्तों पुनः पानी प्रवेश होकर वो फूल जाती हैं, थोड़ा आकार में बड़ा हो जाती हैं, उनका आकार चेंज हो जाता है, तो उसको बोला जाता है डी प्लाज्मोलिसिस। इसमें पानी अंदर आता है, पानी को यह सोखती हैं तो दोस्तों इसके साइज में परिवर्तन हो गया या दोस्तों थोड़ा फूल कर बड़ी हो जाती हैं, तो इसको बोला जाता है डी प्लाज्मोलिसिस। बाकी प्लाज्मोलिसिस को क्या बोला जाता है, जिसके अंदर से पानी निकलता है उसको प्लाज्मोलिसिस का बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, जल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जल इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाकी इसके बारे में यहाँ पर दिया भी दिख गया है दोस्तों। देखिए, जब कोशिका द्रव्य सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से अलग होता है, इस परिघटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं, जिसे प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। इसके विपरीत दोस्तों जीव द्रव्य विकुंचन है, जीव द्रव्य विकुंचन, जिसे डी प्लाज्मोलिसिस में कोशिका में पानी पुनः प्रवेश करता है और कोशिका द्रव्य फूल जाता है। सिकुड़ना और फूलना दोस्तों अलग अलग प्रक्रिया है। सिकुड़ना को बोला जाता है दोस्तों जीव द्रव्य कुंचन, और फूलना को बोला जाता है जीव द्रव्य विकुंचन याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, श्वसन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं। श्वसन से संबंधित कौन से कथन सही हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों, वायु कूपिका जो एल्वियोली होती हैं उसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। ये बिल्कुल सही बोला गया दोस्तों। वायु कूपिकाएँ किस में मौजूद होती है दोस्तों, तो याद रखिएगा फेफड़ों में मौजूद होती है वायु कूपिकाएँ, जिसके माध्यम से दोस्तों गैसों का आदान प्रदान होता है। दूसरा बोला गया दोस्तों, वायु कूपिका की दीवारों में रक्त वाहिका एक व्यापक संजाल होता है। यह भी बिल्कुल सही बोला गया है। मनुष्यों में श्वसन वर्धक जो पिगमेंट्स होते हैं हीमोग्लोबिन होता है। श्वसन वर्धक जो होता है दोस्तों वो हीमोग्लोबिन होता है। यह भी बिल्कुल सही बोला गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 और दोस्तों 3 तीनों कथन दोस्तों बिल्कुल सही बोले गए हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखिए दोस्तों, रक्त का रंग लाल क्यों होता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और दोस्तों रक्त में प्लाज्मा का परसेंटेज पूछे, प्लाज्मा का परसेंटेज पूछे तो दोस्तों 55% याद रखिएगा, 55%। अगर दोस्तों 55 से 60% के बीच में रहे तो भी आप लोग ऑप्शन टिक कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप लोग याद रखिएगा 55%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखिएगा, फेफड़ों में स्थित वायु कूपिकाएँ छोटी हवा युक्त थैलियों के समान होती हैं, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कर श्वसन द्वारा गैसों का आदान प्रदान करती हैं। जब हम सांस लेते हैं दोस्तों अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल में थोड़ा
फुलाकर दोस्तों उसमें वृद्धि कर देती हैं और जिससे गैसों का आसानी से आदान प्रदान होता है। और दोस्तों यहाँ पर बोला गया मनुष्यों में श्वसन वर्धक हीमोग्लोबिन होता है। मतलब दोस्तों हीमोग्लोबिन क्या करता है, श्वसन वर्धक का मतलब है दोस्तों रक्त के द्वारा O2 मतलब ऑक्सीजन का अन्य शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना, रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन को अन्य भागों तक पहुंचाना काम होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन का, इसलिए इसको दोस्तों श्वसन वर्धक कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया निम्नलिखित में से कौन से डाइसैकेराइड के उदाहरण हैं। दोस्तों जो शर्करा होता है, शर्करा याद रखिएगा, शर्करा हमारे शरीर में अन्य रूप से मौजूद होता है, अन्य रूप से दोस्तों ये प्रेजेंट होता है। जैसे दोस्तों कुछ होता है सुक्रोज के रूप में, कुछ होता है लैक्टोज के रूप में, कुछ होता है माल्टोज के रूप में, कुछ होता है दोस्तों फ्रक्टोज के रूप में, कुछ होता है दोस्तों ग्लैक्टोज के रूप में, अन्य रूप से दोस्तों यह मौजूद होता है। तो इसको दोस्तों फर्दर डिवाइड किया जाता है डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड और दोस्तों अलग अलग फॉर्म में इसको डिवाइड किया जाता है। तो इसी में पूछा गया दोस्तों डाइसैकेराइड के कौन सा इनमें से उदाहरण है। तो डाइसैकेराइड के उदाहरण याद रखिए दोस्तों, डाइसैकेराइड का उदाहरण दोस्तों सुक्रोज भी है, लैक्टोज भी है, माल्टोज भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, तीनों है दोस्तों डाइसैकेराइड का उदाहरण। आइए दोस्तों जान लेते हैं मोनोसैकेराइड और दोस्तों डाइसैकेराइड के सभी एग्जाम्पल के बारे में। जैसे दोस्तों यहाँ पर डाइसैकेराइड का आप लोगों को पता हो गया, सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है। उसी प्रकार के दोस्तों मोनोसैकेराइड के कौन है, जैसे ग्लैक्टोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये सभी दोस्तों मोनोसैकेराइड के उदाहरण हैं। उसके बारे में दोस्तों पूर्ण रूप से आइए बात करते हैं। देखिएगा बोला गया दोस्तों मोनोसैकेराइड के जिसे एकल शर्करा कहा जाता है, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा दोस्तों ग्लूकोज है मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल। फ्रुक्टोज है दोस्तों, यह भी दोस्तों मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है। ग्लैक्टोज है, यह भी दोस्तों मोनोसैकेराइड का उदाहरण है। इसका दोस्तों डेफिनेशन भी याद रखिएगा, ग्लूकोज का क्या होता है, यह सबसे आम शर्करा होती है जो रक्त शर्करा के रूप में भी जाना जाता है। यह भी दोस्तों कथन फॉर्म में पूछा गया प्रश्न है कि रक्त शर्करा के रूप में किसे जाना जाता है, तो ग्लूकोज याद रखिएगा। फलों में पाई जाने वाली मीठी शर्करा जिसे फल शर्करा कहा जाता है दोस्तों, यह फ्रुक्टोज होता है, यह भी दोस्तों याद रखिएगा। बाकी दूध में दोस्तों लैक्टोज का हिस्सा जो होता है ग्लैक्टोज होता है। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल याद रखिएगा। डाइसैकेराइड जैसे दो शर्करा अणु कहा जाता है। इसके दोस्तों सुक्रोज जिसे टेबल शुगर या फिर गन्ने की चीनी कहा जाता है, टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है, सुक्रोज को याद रखिएगा। बाकी लैक्टोज को दोस्तों दूध की शर्करा के नाम से जाना जाता है। इसमें दोस्तों ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों होता है। मतलब दोस्तों मोनोसैकेराइड से मिलकर डाइसैकेराइड बनते हैं, इसको दोस्तों याद रखिएगा। दो मोनोसैकेराइड को मिलाकर एक डाइसैकेराइड बनता है। बाकी माल्टोज याद रखिए दोस्तों, इसे माल्ट शर्करा के नाम से जाना जाता है। पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल याद रखिएगा दोस्तों, स्टार्च हो गया पॉलीसैकेराइड का उदाहरण, स्टार्च याद रखिएगा दोस्तों पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है। ग्लाइकोजन दोस्तों यह भी दोस्तों क्या है, पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है जो जंतुओं में ऊर्जा भंडारण और यकृत और मांसपेशियों में पाई जाती हैं। सेलुलोज हो जाएगा दोस्तों, यह भी पॉलीसैकेराइड का एक एग्जाम्पल हो जाएगा, इसको भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। इतना दोस्तों आप लोग याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको दोस्तों आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया यदि ग्लूकोज में 6 कार्बन अणु होते हैं, तो ग्लूकोज में दोस्तों 6 कार्बन अणु होते हैं तो पाइरोवेट में कितना होगा। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज का C6H12O6। इसमें दोस्तों बोला गया है 6 कार्बन अणु है, सही बोला गया है दोस्तों 6 कार्बन अणु है। तो पाइरोवेट में कितना होगा, तो पाइरोवेट का सूत्र याद रखिएगा दोस्तों, पाइरोवेट का सूत्र क्या होता है, C3H4O3 होता है पाइरोवेट का सूत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 कार्बन अणु। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 3 कार्बन अणु हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर, 3 कार्बन अणु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 कार्बन अणु। अच्छा दोस्तों यहाँ से याद रखिएगा जो हम भोजन लेते हैं ग्लूकोज के रूप में मान लीजिए हमारे शरीर में जाता है, तो ये दोस्तों पाइरोवेट में बदल जाता है, ग्लूकोज के रूप में जाता है तो पाइरोवेट में बदल जाता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी हो, मतलब O2 की कमी हो तो हमारे शरीर में, मानव शरीर में कौन सी गतिविधि होती है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो कौन सी गतिविधि होती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, या किस में बदल जाता है, तो लैक्टिक एसिड में। याद रखिएगा दोस्तों लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, लैक्टिक एसिड में यह दोस्तों बदल जाता है, याद रखिएगा। लैक्टिक एसिड और प्लस दोस्तों H2O में भी यह बदल जाता है, याद रखिएगा। लैक्टिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर इसका सोल्यूशन भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ग्लूकोज ये 6 कार्बन शर्करा है जिसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। चयापचय प्रक्रिया जैसे ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज 3 कार्बन वाले यौगिक पाइरूवेट में बदल जाता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है C3H4O3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। यह भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अम्लीय वर्षा मुख्यतः वायुमंडल में किन दो गैसों की उपस्थिति के कारण होता है? अम्लीय वर्षा के बारे में पूछा गया है दोस्तों। याद रखिएगा अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान पहले याद रखिएगा दोस्तों। पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा में दोस्तों कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो अम्ल की बात करें, याद रखें दोस्तों, अम्ल की बात करें तो अम्ल कौन कौन से पाए जाएंगे? तो अम्ल एक होता है दोस्तों, एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, एक होता है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? दूसरा होता है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा होता है दोस्तों नाइट्रिक अम्ल। अब दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल किस गैस की उपस्थिति के कारण बनता है? तो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 है। तो ये दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब दोस्तों पानी जो बारिश होती है, जल होता है, पानी जो होता है, पानी दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के साथ अब क्रिया कर लेता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है दोस्तों HNO3। यह क्या होता है दोस्तों? यह पानी जो होता है वायुमंडल में मौजूद नाइट्रिक अम्ल नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के साथ अपक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड और दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। बाकी इसका डिटेल में सोल्यूशन भी यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसका सोल्यूशन भी दे रखा है। इसका पीएच मान होता है 5.6 से कम। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करता है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल का बनाता है। और दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल और ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है, जो वर्षा के साथ दोस्तों ज़मीन पर गिरते हैं। इसलिए कहा जाता है दोस्तों पहली वाली बारिश में आप लोगों को नहाना नहीं चाहिए, मतलब किसी को भी नहाना नहीं चाहिए, और दोस्तों नुकसानदायक होता है। इसको दोस्तों अम्लीय वर्षा कहा जाता है, इसलिए उसका पीएच मान याद रखिएगा 5.6 से कम होता है। बाकी दोस्तों एक पीएच मान याद रखिएगा 5.5 से कम होता है दोस्तों। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो दोस्तों दांतों में सड़न दोस्तों शुरू हो जाता है। दांतों में सड़न शुरू हो जाता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है। बाकी दोस्तों याद रखिएगा जठर रस का पीएच मान याद रखिएगा। जठर रस का पीएच मान 1 से लेकर दोस्तों 2 तक होता है। 1 से लेकर 2 तक होता है। इसको दोस्तों कहीं कहीं पर 1.2 देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर 1.5, कहीं पर 1.8। यह दोस्तों अम्लता के आधार पर होता है। कभी कभी दोस्तों हमारे जठर रस का अम्लता ज़्यादा होता है तो दोस्तों 1.2 तक पहुंच जाता है। कभी कभी दोस्तों अम्लता कम होता है तो 1.8, 1.9, 2.0 तक पहुँच जाता है। तो 1 से लेकर 2 तक याद रखिएगा जठर रस का पीएच मान होगा। बाकी जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो हमारे पेट में मौजूद होता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों कल से हो सकता है, कल से शुरू करेंगे रेलवे के नए प्रैक्टिस सेशन से, जिसमें दोस्तों लगभग आप लोगों का डेली से 30+ क्वेश्चन रहेगा। और दोस्तों जितनी भी क्लास रहेंगी वो दोस्तों RRB ग्रुप डी, RRB टेक्नीशियन और दोस्तों NTPC को दोस्तों मद्देनज़र रखते हुए सभी क्लासेस कल से चालू रहेंगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा अपना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।